हेलो माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कैसे आप सभी। तो आई होप मैं आशा के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि आप सभी की स्टडी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बात करते हैं एक नए दिन नई शुरुआत की। और वैसे तो प्रत्येक दिन एक नई शुरुआत ही होता है यदि हम अपने एफर्ट से किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए 100% लगाते हैं तो ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर अपने उसी सफर की जिसके ऊपर हम एक दिन निकले थे और आज भी हम ऑनगोइंग है, ठीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोरसेट 10 और नोरसेट 11 को फतेह करने के लिए जो भी अपने को यहां पर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उसी के अंदर एक कदम को और जोड़ते हुए, ठीक है। और आज हम अपनी प्रीवियस टॉपिक है ना उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, दैट इज ऑक्सीजन इनहेलेशन। और मैं पूरी आशा के साथ ये बात, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोल सकता हूं कि जीडीसी नर्सिंग परिवार जो आपके लिए अवेलेबल क्लासेज अरेंज करवा रहे हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रह रही होंगी। और दूसरी बात, आप इन क्लासेस से वन बाय वन अपने लेवल में धीरे 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 इंप्रूवमेंट कर रहे होंगे, ये आपने भी फील किया होगा, ठीक है। नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर हमने यहाँ पर अब से पहले लगभग 15 क्लासेज 15 टॉपिक्स कंप्लीट करवा चुके हैं। तो यदि कोई भी डाउटेबल कंडीशन है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो वीडियो आप देखते हैं, जो वीडियो क्लासेज आप देख रहे हैं उसके नोट्स प्रिपेयर करते टाइम अगर कोई डाउट है तो आप उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर एक अच्छा सा कमेंट लिख दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप कमेंट लिखेंगे मेरी टीम के द्वारा या फिर मेरी फैकल्टी के या मेरे द्वारा पूरा उस कमेंट को असेस किया जाएगा और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, है ना। मतलब हमारे एफर्ट्स तभी काम आएंगे जब आप मन से हमारे साथ जुड़ेंगे और मन से प्रत्येक कार्य को कंप्लीट करते हुए और आप अपने लेवल को इंप्रूव करेंगे, ठीक है। आपका डेवलपमेंट, इसका मतलब जीडीसी नर्सिंग परिवार का डेवलपमेंट है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए और आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जो भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे हम लगाएंगे। और ये एसके सर का वादा है, याद रखना, नर्सिंग फाउंडेशन प्लस में एवरी सब्जेक्ट, है ना, जिस प्रोमिस के साथ शुरू किया था उसी प्रोमिस के साथ आगे भी पूरी उम्मीद के साथ, पूरे भरोसे के साथ अपन कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। तो ज्यादा तो आपका टाइम वैसे भी हम वेस्ट नहीं करते, लेकिन चलिए दो बात थोड़ा हो ही जाती हैं तो अच्छी बात है ना। क्लास की शुरुआत में थोड़ा सा अगर मोटिवेशन मिल जाता है ना, और यदि सामने जिस क्लास को हम असेस करने जा रहे हैं और उसमें यदि स्टार्टिंग के 2 मिनट में अगर अपना थोड़ा सा माइंड ब्लोइंग यानी कि जस्ट एक सेरिब्रम को एक्टिवेट करने वाली बातें यदि हमारे सामने रख दी जाती हैं तो इससे हमारा डोपामिन, सेरोटोनिन, एड्रेनलिन है ना वो कंटिन्यू रिलीज होने लग जाता है, ठीक है। तो इससे समझ में भी अच्छा आता है। तो अब ज्यादा बोरियत नहीं करेंगे, सीधा आते हैं टॉपिक के ऊपर, ऑक्सीजन इनहेलेशन, ठीक है। चलिए पहले मुझे ये बताइए कि लास्ट 1 क्लास आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी, ईमानदारी से बताना। इससे पहले जो क्लास नर्सिंग फाउंडेशन की नोरसेट 11 जो पावर क्लास है उसके अंदर जो अपडेट किया है, क्या आप सभी ने वो क्लास अगर वो क्लास यदि आपने पढ़ी है तो ही ये क्लास समझ में आएगी, ठीक है ना। और यदि प्रीवियस क्लास यदि आपने अच्छे से मेंटेन कर लिया है तो 100% कॉन्फिडेंट हूं कि मेरा मेथड, समझाने का तरीका बिल्कुल आपको पसंद आएगा। 100% पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं। जो तरीका, जिस टॉपिक को जिस सरल लैंग्वेज में मैं रख रहा हूं ना, वैसे तो देखो 100% परिपूर्ण तो कोई नहीं होता, परफेक्शन कभी नहीं होता, लर्निंग हमेशा पूरी लाइफ भर चलती रहती है, लेकिन फिर भी हम अपनी उस स्ट्रेटजी और समझाने के उस तरीके और उस कंटेंट पर इतना भरोसा करते हैं कि आपको 99% जरूर समझ में आएगा। और यही नहीं, जीडीसी नर्सिंग के अंदर अभी आप देख रहे होंगे कि सर डेली 2-2 क्लासेज आती हैं, तो हम कैसे कवर कर पाएंगे भाई। एक एक दिन के अंदर जब धीरे धीरे जो मटेरियल आता है उसको अपडेट करते रहो, देखते रहो, ठीक है ना, और उसके नोट्स मेंटेन करते रहो। जब आप पहले से और लास्ट तक पहुंचेंगे ना, फिर आप देखेंगे
क्या शानदार मटेरियल बनके हमारे सामने तैयार हो गया। एक एक क्लास को जोड़ते जोड़ते और टोटल नर्सिंग फाउंडेशन का 0 लेवल से एनक्लक्स लेवल तक पूरा एक पहाड़ हमने बनाकर खड़ा कर दिया। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले देखो ऑक्सीजन इनहेलेशन में अब से पहले हमने क्या करवाया। अब से पहले हमने ये बताया कि ऑक्सीजन गैस क्या होती है, कहां पर यूज होता है, सिलेंडर का कलर कैसा होगा, कितना उसका रेगुलेटर होता है, क्या उसका फ्लोमीटर होता है, इसके बारे में बताया। ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस फिलअप होती है, उसका मेन पर्पज क्या है फिलअप होने का। इसके अलावा हमने देखा कि इसके साथ साथ हीलियम गैस का कलर कैसा होगा सिलेंडर का। CO2 गैस भी यूज होती है, कहां यूज होगी, कितना % होती है एनवायरनमेंट के अंदर। किसी व्यक्ति को CPR देते माउथ टू माउथ तो कितना % उसकी बॉडी इनहेल करेगी। इन सारी बातों के ऊपर इसके अलावा नाइट्रोजन गैस से रिलेटेड देखा कि नाइट्रोजन गैस का यूज कहां होगा, उसके सिलेंडर का कलर कैसा होता है। यानी कि कलर कोडिंग जो मेन टॉपिक के अलावा जो सराउंडिंग जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी साथ रखकर आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है ना। तो डाउटेबल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। हाँ ठीक है। चलिए उसके बाद में हमने देखा कि भाई अब इस टॉपिक को पढ़ना है ना तो सर आगे कैसे बढ़ें, उसी के लिए तो SK सर यहाँ पर आपकी सेवा में उपस्थित है ना। इसका मतलब सर ये तो पढ़ लिया कि ऑक्सीजन सिलेंडर क्या होगा, कलर कैसा होता है, कितने फ्लो रेट में देते हैं, रेगुलेटर क्या होता है, स्पैनर क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज ओपन करते हैं, सारी चीजें सीख ली। लेकिन अब अपने को तो मेन देखना है कि ऑक्सीजन थेरेपी हम किसको लगाएं, कैसे लगाएं और कौन सा मेथड हम यूज करें। उसी की तरफ एक नई क्लास जोड़ने के लिए उसी कड़ी के अंदर उपस्थित है ऑक्सीजन इनहेलेशन के अंदर पार्ट नंबर 2। तो ये कौन सा हो जाएगा यहां पर, ऑक्सीजन इनहेलेशन का पार्ट 2 है। ठीक है। अब देखो हमने वहां पर देखा लास्ट वन हमने छोड़ा था कि वहां पर नाइट्रोजन गैसेज वगैरह का कैसे यूज होता है और अपनी बॉडी के अंदर कहां पर वो यूजफुल होती। ओके। इसके बाद में हम अगर किसी भी व्यक्ति को देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अगर किसी व्यक्ति को आप यदि ऑक्सीजन लगा रहे हैं तो क्या देखेंगे भाई, ऑक्सीजन लगाने से पहले सैचुरेशन चेक करेंगे ना। और सैचुरेशन देखने से पहले अपने को जब तक सिम्टम्स नहीं दिखेंगे अपने को पता ही नहीं चलेगा। यानी कि अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, आई बात समझ में, अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, डिक्रीज ऑक्सीजन इन टिश्यू या फिर सेल्स के अंदर, बॉडी के टिश्यू या सेल के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। सर ये तो कंडीशन है, तो सिम्टम के थ्रू कैसे दिखेगा, जैसे ही ऑक्सीजन कम होगी, जैसे ऑक्सीजन कम हुआ बॉडी के अंदर CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। जैसे CO2 का लेवल बढ़ा यहां से अपनी सेल का जो कलर है ना वो ब्लू हो जाता है। आई बात समझ में। यानी कि जैसे व्यक्ति की ऑक्सीजन सैचुरेशन पावर कम हुई, टिश्यू के अंदर हाइपोक्सिया हुआ, उसके बाद में CO2 का लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन का लेवल ऑटोमेटिक कम हो गया, तो CO2 रिटेंशन की वजह से अपनी बॉडी की सेल का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। तो इसका मतलब जो सिम्टोमेटिक दिखेगा ना वो कैसा रहेगा, इसका मतलब ब्लू डिस्कलरेशन रहेगा। और उसको हम कौन से वर्ड से डिनोट करते हैं, उसको हम करते हैं साइनोसिस वर्ड से डिनोट। आई बात समझ में। इसका मतलब सर 2 वर्ड सामने आ गई, पहला था यहां पर हाइपोक्सिया और दूसरा साइनोसिस। इसका मतलब जिस भी व्यक्ति को अपने को ऑक्सीजन थेरेपी लगाना है तो कौन सी थेरेपी लगाना है, कितना उसके अंदर ऑक्सीजन है, क्या सिम्टम आए हैं, उन सारे क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए और हम यहां से आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब पहले तो देखा हमने हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन सेटअप कैसा होता है ना, सारे सिलेंडर वगैरह, रेगुलेटर वगैरह और जो भी सप्लाई होती है सब देख लिया। यहां पर हम पेशेंट की तरफ जाएंगे और उसकी बॉडी के अंदर देखेंगे कौन सा मेथड इसके लिए रिक्वायर्ड है। इसका मतलब अपने को हाइपोक्सिया चेक करना पड़ेगा, अपने को साइनोसिस चेक करना पड़ेगा। तो आज की क्लास में हम
पेशेंट सेंटर्ड सारी की सारी क्लास रखने वाले हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर ऑक्सीजन इनहेलेशन प्रोवाइड करवाना है, इसका मतलब उससे पहले चेक करेंगे हाइपोक्सिया क्या रहेगा और उसके अलावा साइनोसिस कौन सी बॉडी के अंदर कौन से पार्ट के अंदर डेवलप हो सकता है। तो कैसे कैसे हम देखेंगे वो सारी चीजें हम यहां पर क्या करते हैं, डिनोट करते हैं यहां से। यानी कि अगर हम यहां से सबसे पहले नोट लगाएं, है ना, और नोट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इनहेलेशन का जो भी मेथड, मास्क है या फिर बोल सकते हैं सीपैप है, बाईपैप है, कैथेटर है, कैनुला है, मतलब कौन सा मेथड होगा ये डिटरमाइन करने से पहले हम व्यक्ति का सिम्टोमेटिक चेकअप करते हैं। यानी कि टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इनहेलेशन मेथड, ऑक्सीजन इनहेलेशन टू एनी पेशेंट, फर्स्टली क्या चेक करते हैं, फर्स्टली चेक दी साइनोसिस एंड हाइपोक्सिया, साइनोसिस एंड हाइपोक्सिया ऑफ पेशेंट। आई बात समझ में, यानी कि कौन सा मेथड प्रोवाइड करवाएंगे ये पहले डिटरमाइन करते हैं ना, तो उससे पहले अपने को एक सिचुएशन पर पहुंचना पड़ेगा, है ना। और वो सिचुएशन कौन सी है, वो सिचुएशन ये रही आपके सामने कि व्यक्ति के अंदर साइनोसिस और हाइपोक्सिया डिनोट करो। अगर वो हमने असेस कर लिया तो हम मेथड्स की तरफ जाएंगे। इसका मतलब यहां से अपने को वो मेथड देखने पड़ेंगे कि साइनोसिस और हाइपोक्सिया हम कैसे डिनोट करते हैं। तो यहां से आ जाएगा स्टार लगाकर, है ना। हम यहां से टॉपिक आज स्टडी करेंगे मेथड टू असेस साइनोसिस एंड हाइपोक्सिया, ठीक है, साइनोसिस एंड हाइपोक्सिया। आई बात समझ में। तो आज की क्लास के अंदर क्या स्टडी करने वाले हैं कि बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया और साइनोसिस कैसे होता है। देखो यहां पर ये 3 मेथड के अंदर होते हैं। कौन कौन से मेथड होंगे, 3 मेथड पाए जाते हैं। सबसे फर्स्ट पहला आता है जिसको अपन बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दूसरा होगा जिसको अपन बोलते हैं नॉन इन्वेजिव मेथड, नॉन इन्वेजिव मेथड, लिखते रहना साथ साथ में। इसके बाद में आता है इन्वेजिव मेथड, इन्वेजिव मेथड। क्लियर हो गया। चलिए शुरुआत करते हैं एक एक से। सबसे फर्स्ट वन आता है दैट इज ऑब्जर्वेशन मेथड। और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे आज के क्लास में कम से कम भी ना तो आपके 25 से 30 क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहां पर सबसे पहले देखो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपको ऑब्जर्व करूं, यदि आप मेरे सामने रहते तो मैं आपको ऑब्जर्व करता आंखों से देखकर। आप जैसे ही क्लास अपलोड हुई और अपनी आंखों से देखकर सीखते हो कि आज सर ने हमको कौन सा टॉपिक करवाया है। क्लियर है, गेटिंग माय पॉइंट, यस और नोट। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति अपनी आंखों से देखकर उसको असेस करता है कि व्यक्ति के अंदर क्या साइन सिम्टम है, उसकी बॉडी के अंदर क्या स्टेटस है, क्या हलचल है, मतलब व्हाट मैकेनिज्म इज हैपन इन दिस बॉडी, है ना, केवल बाई असेस बाई नेक्ड आईज। तो इसका मतलब क्या हो गया, नेक्ड आई, बिल्कुल आंखों से डायरेक्टली देखकर हम पता लगाते हैं कि व्यक्ति की बॉडी के अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। और जिस व्यक्ति के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ है तो वहां पर हम क्या चेक करेंगे, हम सिम्टम चेक करेंगे। यानी कि हम आंखों से देखकर किसी व्यक्ति को कैसे डिटरमाइन करते हैं कि उसके अंदर हाइपोक्सिया या साइनोसिस है कि नहीं है। आई बात समझ में। तो यहां से हम चेक करते हैं वी चेक इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस, ठीक है, इरिटेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस। इसके अलावा एंड डिसओरिएंटेशन, हो गया, एंड साइनोसिस
साइनोसिस। तो यहां पर हाइपोक्सिया को डिनोट करने का पहला मेथड कौन सा आ गया, दैट इज कौन सा, दैट इज ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन के अंदर हमने क्या देखा, हमने देखा यहां पर एक तो कौन सा है इरिटेबिलिटी, एक कौन सा है रेस्टलेसनेस। अरे नींद नहीं आना, इधर देखना है ना, इधर कंसंट्रेट करना है, एक एक पॉइंट के ऊपर मिस नहीं होना चाहिए। इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, इसके बाद डिसओरिएंटेशन। डिसओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति किसी भी चीज को लेकर, जैसे टेम्परेचर, इसके अलावा बात करें अपन टाइम, प्लेस, पर्सन, है ना, टाइम, प्लेस, पर्सन, क्या टाइम हुआ है, मैं कहां पर हूं, आप कौन हैं, टीपीपी, टाइम, प्लेस, पर्सन, अगर इसके बारे में अगर उसको कोई नॉलेज नहीं है उसको हम बोलते हैं डिसओरिएंटेशन। क्लियर हो गया। रेस्टलेसनेस का मतलब क्या होता है, बेचैनी होना। इसी को ही अपन इरिटेबिलिटी को ही रेस्टलेसनेस के दूसरे नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस एक साइन हो गया, डिसओरिएंटेशन 2 साइन हो गए और साइनोसिस 3 साइन हो गए। इसका मतलब जो व्यक्ति के अंदर हाइपोक्सिया हुआ है वहां पर हम चेक करते हैं ना, तो 3 सिम्टम चेक करते हैं, इरिटेबिलिटी या रेस्टलेसनेस नंबर 1, दूसरा डिसओरिएंटेशन और तीसरा कौन सा होगा, दैट इज साइनोसिस। लेकिन क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा अपडेटेड आता है कि व्यक्ति कई बार क्या होता है, एक तो देखो साइन, एक तो कॉन्शियस पेशेंट है, एक अनकॉन्शियस पेशेंट है। कॉन्शियस पेशेंट होता है ना, वो जब कॉन्शियस होगा तो वो तो हरकत करेगा, तो वहां पर तो अपन इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस देख सकते हैं। लेकिन अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी तो नहीं दिखेगी, क्योंकि वो तो खुद ही क्या है, अनकॉन्शियस है। तो अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर हमें यहां पर दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा ना, अगर 2 पेशेंट हमारे सामने पड़े हैं, एक कॉन्शियस है दूसरा अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस पेशेंट है ना, उसको पता है ना, उसकी बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया साइन देखेंगे तो उसका जी घबराएगा, हो गया ना। इसके बाद डिसओरिएंटेशन, वो थोड़ा सा बोलेगा कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मैं कहां पर हूं, है ना, क्या टाइम हुआ, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, नहीं पता। इसका मतलब ये तो ठीक है, कॉन्शियस के अंदर तो ये वाले साइन आ जाएंगे, लेकिन अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर ना तो ये वाली कंडीशन है। डिसओरिएंटेशन कहां से पता लगेगा, वो तो पहले से ही अनकॉन्शियस है। इसका मतलब यहां से 2 कैटेगरी बनेंगी इन साइन सिम्टम की, एक तो कॉन्शियस पेशेंट में और दूसरा अनकॉन्शियस पेशेंट पे। तो यहीं से क्वेश्चन आता है, देखो अच्छा लॉजिक है, यहां से क्वेश्चन बनता है इन अनकॉन्शियस पेशेंट, सॉरी पहले कॉन्शियस पेशेंट का देख लेते हैं कि भाई साहब कैसे क्या होगा। इन कॉन्शियस पेशेंट, है ना, चेक हाइपोक्सिया बाई फॉलोइंग साइन, बाई फॉलोइंग साइन, ठीक है। और आंसर तो आपको आ जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहां पर यदि अपन देखेंगे तो पहला साइन कौन सा आएगा, दैट इज रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी। क्लियर हो गया, यानी कि व्यक्ति बेचैन रहेगा एकदम से खुद के द्वारा। दूसरा आता है यहां पर डिसओरिएंटेशन, दूसरा कौन सा है, डिसओरिएंटेशन। तीसरा होगा कौन सा, साइनोसिस। क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर यदि क्वेश्चन आए फर्स्ट साइन, फर्स्ट या फिर अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया, चलो उधर लिख देते हैं इसको, फर्स्ट ये ले लेते हैं, अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया इन कॉन्शियस पेशेंट, तो कौन सा हो जाएगा, रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी। याद रखना, इसके बाद यदि अपन बात करें तो ये दोनों होते हैं लेट साइन ऑफ हाइपोक्सिया इन कॉन्शियस पेशेंट। कहां पर है, ये रहा, कॉन्शियस पेशेंट के अंदर हाइपोक्सिया के 3 साइन आते हैं, तो रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी दैट इज द अर्ली साइन, और लेट साइन कौन से होंगे, डिसओरिएंटेशन और कॉन्शियसनेस। बोलेंगे सर ये भी 2 साइन आ गई, इनमें से कौन सा होगा,
फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसको देंगे, क्लियर हो गया, और सेकंड प्रायोरिटी ये रहने वाला है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा। लेट साइन की बात करें तो दोनों लेट साइन हैं, इनमें से कौन सा आएगा, पहला डिसोरिएंटेशन और दूसरा कौन सा आएगा, साइनोसिस। अब क्लियर हो गया कि कॉन्शियस पेशेंट के अंदर कहां से हम हाइपोक्सिया कैसे चेक करेंगे, तो इसके अंदर पहला आएगा रेस्टलेसनेस या इरिटेबिलिटी, दूसरे नंबर पर आएगा डिसोरिएंटेशन और तीसरे नंबर पर आएगा दैट इज साइनोसिस। इन दिस कंडीशन वी मस्ट चेक दी मतलब ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू ऑक्सीजन ऑफ पेशेंट दैट इज रेस्टलेसनेस। इसके बाद में टाइम, प्लेस, पर्सन के बारे में नहीं पता दैट इज डिसओरिएंटेशन। और साइनोसिस, उसके बाद साइनोसिस का मतलब हो गया कि यहां से व्यक्ति की बॉडी के ऊपर ब्लूइश डिस्कलरेशन अपने को दिखना शुरू हो जाता है। आई बात समझ में। तो यहां से साइनोसिस जब चेक करेंगे ना, तो साइनोसिस की स्पेसिफिक साइट आती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये देखो, ये तो हो गया अर्ली साइन, ये हो गया लेट साइन। चलिए, ये तो हो गया क्वेश्चन 1, और दूसरी स्लाइड उठा लेते हैं यहां से, और वो जो नया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि व्हाट इज द अर्ली एंड लेट साइन ऑफ हाइपोक्सिया, अर्ली एंड लेट साइन ऑफ हाइपोक्सिया इन अनकॉन्शियस पेशेंट। ये लीजिए जी, आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि हाइपोक्सिया का अर्ली और लेट साइन कौन सा होगा। मैंने बताया था ना, व्यक्ति को कॉन्शियस ही नहीं है, पता ही नहीं है, वो तो बता नहीं सकता, तो ना तो डिसोरिएंटेशन आएगा, ना ही रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी। केवल अनकॉन्शियस पेशेंट को हम सिम्टम के द्वारा देखकर पता लगा सकते हैं। तो इसका मतलब तीसरा साइन कौन सा था, कॉन्शियस के अंदर सबसे लेट साइन कौन सा था, तो मैं एक ही वर्ड बोलूंगा, साइनोसिस। इसका मतलब अगर पेशेंट आईसीयू के अंदर पड़ा हुआ है, इंट्यूबेशन के ऊपर है, तो वो तो अनकॉन्शियस है, सेडेशन के ऊपर कंटिन्यू चल रहा है। तो वेंटिलेटर पेशेंट अगर उसके अंदर साइनोसिस हो गया, तो अगर हाइपोक्सिया हो, तो हम केवल कैसे पता लगाएंगे, उसकी बॉडी के कलर को देखकर। इसका मतलब यहां पर अगर हमें आंसर की बात करें ना, तो अर्ली एंड लेट साइन एक ही होगा, और वो होगा साइनोसिस। कौन सा होगा, साइनोसिस। अब आई बात समझ में। तो ये था साइनोसिस इज द अर्ली एंड लेट साइन ऑफ हाइपोक्सिया इन अनकॉन्शियस पेशेंट। तो कॉन्शियस पेशेंट का अलग है, अनकॉन्शियस पेशेंट का अलग होगा, ठीक है। अब बोलते हैं सर यहां पर साइनोसिस चेक कर रहे, साइनोसिस चेक कर रहे, ये भी तो देखो कि साइनोसिस डिटेक्ट करने की साइट कौन कौन सी है। आई बात समझ में। तो यहां से नेक्स्ट वन यदि अपन बात करें, साइट टू डिटेक्ट साइनोसिस, है ना। ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है बॉडी का कलर, उसको अपन क्या बोलते हैं, साइनोसिस बोलते हैं। कौन कौन सी यहां पर बॉडी अपन देखी जाती है, देखो सबसे पहले यदि अपन देखेंगे ना, नेल बर्ड, नेल बर्ड्स अपन देखते हैं, ठीक है। दूसरा अपन देखते हैं लिप्स, ठीक है। दूसरा कौन सा देखते हैं, लिप्स देखते हैं। तीसरा हो गया अपन बोल सकते हैं म्यूकोसा, या फिर बकल म्यूकोसा भी बोल सकते हैं, बकल म्यूकोसा। और इसके अलावा आ जाएगा स्किन कलर, क्या बोल सकते हैं, स्किन कलर। भाई स्क्लेरा ऑफ आई मत बोल देना, दिमाग के अंदर ये चलेगा आपके 100% चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि स्क्लेरा ऑफ आई के अंदर हम पीलिया देखते हैं, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो यहां पर हम ब्लूइश डिस्कलरेशन देख रहे हैं, मतलब साइनोटिक रीजन कहां कहां पर बॉडी के अंदर डेवलप हुआ है। क्लियर है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो इसका मतलब नेल बर्ड्स कहां पर हैं, ये दिख रहा है, दैट इज नेल बर्ड्स। लिप्स, लिप्स के अंदर एकदम नीले पड़ जाते हैं। बकल म्यूकोसा, ओरल कैविटी, मुंह को खोला अंदर की तरफ, बकल म्यूकोसा को यानी कि हार्ड पैलेट को देखकर हम पता लगा सकते हैं। और स्किन कलर, पूरी बॉडी का कलर अगर ज्यादा सीवियर हुआ तो बिल्कुल एकदम ब्लू नीले कलर की बॉडी हो जाती है। अगर लॉन्ग टाइम तक अगर ऑक्सीजन नहीं ले पाए, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी हो गया, पूरी बॉडी नीली पड़ जाती है, होता है नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पूरी स्किन का कलर हो गया।
इनमें से सबसे ज्यादा, सबसे मेन कौन सा मानते हैं, तो नेल बड्स को सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है यहां पर। आई बात समझ में? ओके, बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो हमने क्या बता दिया, साइट ऑफ डिटेक्ट ऑफ साइनोसिस, लेकिन कई बार प्रॉब्लम है, और कई बार प्रॉब्लम क्या है, नेल बड्स के द्वारा जब हम चेक करते हैं तो क्या होती है, नेल पॉलिश, है ना, फीमेल्स के द्वारा नेल पॉलिश लगी होती है नाखूनों पर, प्रॉब्लम आएगी, चलो ठीक है मान लिया। दूसरा एक और प्रॉब्लम है, अगर किसी व्यक्ति का बिल्कुल एकदम ब्लैक कलर है तो वहां पर साइनोसिस कैसे दिखेगा, यानी कि जो बिल्कुल एकदम अफ्रीकन कंट्री होते हैं ना, उसको निग्रो पीपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निग्रो पीपल। तो नेक्स्ट वन स्लाइड के अंदर हम इन्हीं पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो, है ना, अगर अपन प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन की बात करें ना, अगर अपने को प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन की बात करनी है तो नेल पॉलिश रिमूव करना पड़ेगा सबसे पहले नेल से, है ना, यानी कि यहां से आएगा नर्स शुड रिमूव नेल पॉलिश, शुड रिमूव नेल पॉलिश बिफोर assess cyanosis, before assess cyanosis by nail buds। आई बात समझ में? यानी कि प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन नेल बड से लेने से सबसे पहले नर्स को क्या करना पड़ेगा, नेल पॉलिश को रिमूव करना पड़ेगा, नेल पेंट को रिमूव करना पड़ेगा। पहला तो ये हो गया। चलिए क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं यहां पर कि व्हाट इज दी मेन साइट टू डिटेक्ट साइनोसिस इनटू निग्रो पीपल, इनटू निग्रो पीपल्स। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या है बताइए क्वेश्चन। यदि आपको थोड़ा सा भी मेरी बात समझ में आई होंगी तो यहां से आप बता पाएंगे कि सर इस क्वेश्चन का ये आंसर है कि यदि निग्रो का मतलब होता है प्यारे बच्चों यहां पर कि व्यक्ति बिल्कुल एकदम सुनहरा काला, है ना, एकदम ब्लैकिश, की जो अफ्रीकन कंट्री के अंदर जो पीपल्स होते हैं ना ब्लैक एकदम, उनकी बॉडी पर भी नेल बड्स पर भी कहीं पता नहीं लगेगा। अब बताओ कि आप यहां पर साइनोसिस कैसे ढूंढोगे, तो वहां पर आंसर के अंदर जो मोस्ट कॉमन साइट होगी साइनोसिस डिटेक्ट करने की, दैट इज बकल म्यूकोसा, बकल म्यूकोसा या फिर ओरल कैविटी के द्वारा। आई बात समझ में? तो ये बिल्कुल बहुत ध्यान रखना आपको, जो बीच बीच में क्वेश्चन बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी बेस से आते हैं, और प्रत्येक टॉपिक के अंदर जहां से प्रायोरिटी बीच में क्वेश्चन पड़ेगा वहां से उस क्वेश्चन को डायरेक्ट आपके सामने रखेंगे हम, ठीक है। प्रोसीजर में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बनने लगा है ना। चलिए अच्छा, तो लास्ट वन, पिछली क्लास के अंदर भी हमने डिस्कस किया था, एक नर्स के द्वारा मैक्सिमम, है ना, कितने लीटर तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा सकते हैं। वैसे तो नहीं करवा सकता, कोई भी स्टाफ नर्स है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करवा सकता, लेकिन मैक्सिमम कितने लीटर तक, यदि इमरजेंसी सिचुएशन हो तो 2 से 3 लीटर या फिर 1 से 2 लीटर, 2 लीटर कट ऑफ वैल्यू होती है। यानी कि नर्स कैन प्रोवाइड, जस्ट याद आ गया था इसलिए बता रहा हूं, नर्स कैन प्रोवाइड 1 से 2 लीटर, 1 से 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन इन इमरजेंसी कंडीशन। आई बात समझ में? यानी कि इमरजेंसी कंडीशन के अंदर एक नर्स 1 से 2 लीटर पर मिनट, इतनी सप्लाई इमरजेंसी या ट्रोमा के अंदर अगर पेशेंट आया है, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब नहीं किया, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, तो हम इतना लीटर तक प्रोवाइड करवा सकते हैं, 2 लीटर तक, ठीक है। ओके, तो ये था यहां पर अपने प्रायोरिटी के बेस पर देखा कि कहां से हम असेस करेंगे अनकॉन्शियस के अंदर। इसके अलावा अपन देखेंगे यहां पर नेल बड्स को रिमूव करना पड़ेगा अगर नेल बड्स से लेंगे तो, और बकल म्यूकोसा निग्रो पीपल्स के लिए मस्ट बी द मोस्ट फेवरेबल साइट टू असेस साइनोसिस। क्लियर हो गया? ओके, इसके बाद यदि अपन बात करते हैं
कि सर निग्रो पीपुल के अंदर से जो भी था वो सब अपन ने चेक कर लिया, हो गया। ये तो था कौन सा, जस्ट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हो गया, देखकर हम हाइपोक्सिया को डिनोट कर रहे हैं, हो गया। इसके बाद दूसरा मेथड हमने बताया था यहां से, तो दूसरा मेथड कौन सा बताया था, दैट इज नॉन इन्वेजिव मेथड। नॉन इन्वेजिव मेथड, ठीक है। नॉन इन्वेजिव मेथड का मतलब क्या होता है, अरे कोई भी वर्ड सीखो, चाहे नर्सिंग फाउंडेशन हो या एनाटॉमी, एमएसएन या फिर ओब्स एंड गायनिक, कम्युनिटी, पीडिया, साइकेट्रिक, है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रत्येक सब्जेक्ट का पढ़ने का तरीका यूनिक होता है। और अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद है तो नर्सिंग फाउंडेशन का एक सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपके टिप ऑफ टंग एज ए स्टोरी के तौर पर आपको याद नहीं होगा, है ना। अगर आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिलीव करके और कंटेंट को कंटिन्यू अगर एसेस किया है तो बिल्कुल पूरे भरोसे के साथ मैं बोल सकता हूं कि आपका एक टॉपिक भी स्किप नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, देखो इन्वेजिव का मतलब क्या होता है, इन्वेजिव का मतलब होता है क्या करना, इन्वेजिव का मतलब होता है काटना, चीरा लगाना, आई बात समझ में। यानी कि जैसे कोई सिरिंज होती है, निडल होती है, निडल बॉडी के अंदर इंसर्ट किया, दैट इज इन्वेजिव। अगर अपन स्कैल्पेल या ब्लेड से अपन कट लगाते हैं, दैट इज इन्वेजिव। यहां पर क्या है, नॉन इन्वेजिव मेथड, यानी कि एक तो हम सिम्टम के द्वारा देखकर पता लगा रहे हैं, अर्ली कौन सा होगा, लेट कौन सा होगा, कॉन्शियस में कौन सा होगा और अनकॉन्शियस में कौन सा होगा। यहां पर नॉन इन्वेजिव मेथड आता है, इसका मतलब उसको हम एक वर्ड से बोलते हैं, दैट इज पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर, है ना, यानी कि पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा हम क्या चेक करते हैं, हम ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं, है ना। पल्स ऑक्सीमीटर are used to detect oxygen saturation। जो वर्ड नया आएगा पहले उसकी डेफिनेशन निकालो। सर ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन बोलते हैं, कितना परसेंट है, आई बात समझ में। यानी कि यहां से अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात करें तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी टू दी ब्लड या फिर टू दी हीमोग्लोबिन, नोन एज ऑक्सीजन सैचुरेशन। क्लियर हो गया। अब बोलेंगे सर नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होता है, तो यहां से लिख सकते हैं नॉर्मल लेवल ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो भैया ये परसेंटेज में होता है और ये होगा मोर देन 95%। याद रखिएगा, मोर देन 95% नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन पाया जाता है, ठीक है ना। एग्जैक्ट यदि अपन बोले थे 90 से अबव होना चाहिए, मस्ट भी, लेकिन सबसे ऑप्टिमम होता है मोर देन 95, 100 तक जा सकता है, ठीक है। ओके, यानी कि हम ऑक्सीजन सैचुरेशन को चेक करते हैं और ये क्या होता है, पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा सा प्रोब होता है जो हम कहीं पर भी लगाकर, जैसे यहां पर लगा दिया, टोज पर लगा देते हैं, है ना, या फिंगर टिप पर लगा देते हैं, ठीक है ना, टोज पर लगा दिया और उससे चेक करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन यदि अपन देखेंगे, क्वेश्चन आता है जो यहां पर पल्स ऑक्सीमीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर, है ना, किसके लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर। तो आप बता सकते हैं क्या, कमेंट करो कि ऑक्सीजन जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो किसके लिए यूज होगा। आपका आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि पल्स ऑक्सीमीटर का यूज हम क्यों करते हैं। आंसर तो मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी ट्विस्ट, तभी तो बोल रहा हूं कि कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर लिखिए। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए व्हाट इज द यूज ऑफ ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर इन हॉस्पिटल। उम्मीद करते हैं आपका आंसर सही आएगा, लेकिन कुछ तो ट्विस्ट है ना। यहां पर आप एक लाइन में बोलोगे, वो क्या बोलोगे, यूज फॉर डिटेक्ट, किसके लिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन। भाई मानते हैं
हमने भी ये बताया, आपने भी ये पढ़ा, लेकिन ये अधूरा है। इसके साथ साथ कभी देखना जो प्रोब लगाते हैं ना, सैचुरेशन के साथ साथ बगल में एक और रीडिंग आती है, ध्यान से देखना आज ड्यूटी के टाइम पे डिटेक्ट करके, और उसको हम बोलते हैं हार्ट रेट। क्या बोलते हैं? हार्ट रेट। तो याद रखना आज के बाद में ऑक्सीजन सैचुरेशन के साथ साथ, ऑक्सीजन सैचुरेशन के साथ साथ हम पल्स ऑक्सीमीटर या जो ऑक्सीजन प्रोब होता है ना, उससे हम हार्ट रेट और पल्स और ऑक्सीजन सैचुरेशन दो चीजें चेक करते हैं। क्लियर हो गया? ओके। ऑक्सीजन चेक करने का यदि अपन बोले, यहां पर यदि अपन देखेंगे ना, देखो ऑक्सीजन सैचुरेशन का मतलब क्या हो गया, तो एक और चीज याद रखना, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी विद ब्लड एंड हीमोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन वन मोलिक्यूल, थोड़ा सा इस पर भी देख लेते हैं, वन मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड विद 4 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। याद रखिएगा 4 मोलिक्यूल हैं किसके? ऑक्सीजन के। 1 मोलिक्यूल है किसका? हीमोग्लोबिन का। यानी कि ये हीमोग्लोबिन है, इसके साथ 1 2 3 और 4, ये हो गया पूरा का पूरा, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोल सकते हैं इसको? ऑक्सी हीमोग्लोबिन सैचुरेशन 100%। अगर एक मॉलिक्यूल गया 75, एक मॉलिक्यूल और गया 55। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का कितने मॉलिक्यूल से जुड़ सकता है? तो 4 मॉलिक्यूल से क्या हो सकता है? जुड़ सकता है। ओके। अब हम देखेंगे कि सर बहुत अच्छी बात है, मतलब कि यहां से अपन ने क्या चेक किया, नॉन इन्वेजिव पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा चेक किया। तो पल्स ऑक्सीमीटर को लगाएंगे कहां, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। हाँ, तो साइट ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है। प्लेसमेंट ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर कौन कौन सा होगा? यदि अपन बोले तो यहां पर ईयर लोब है ना, पहला कौन सा आएगा? ईयर लोब। इसके अलावा दूसरा है नोज, थर्ड वन अपन बोल सकते हैं टोज, ठीक है। और इसके अलावा अपन बोल सकते हैं फोरहेड। और फोरहेड का मतलब होता है फ्रंटल, यहां पर लगा सकते हैं, टोज पर लगा सकते हैं, यहां पर भी और पैरों पर भी, और नोज यहां पर लगा सकते हैं, और ईयर लोब का मतलब ये। आई बात समझे? 4 साइट होती हैं जो कि हम पल्स ऑक्सीमीटर को प्लेस करते हैं, रखते हैं, लगाते हैं, प्लेसमेंट की। आई बात समझे? अब यहां पर देखेंगे इनमें से मोस्ट कॉमन हम कौन सी यूज करते हैं। तो याद रखना जो यहां से टोज वाला है ना, ये तो मोस्ट कॉमन यूज है ना, मोस्ट कॉमन यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, इन क्लिनिकल एरिया। और बोले कि मोस्ट एक्यूरेट कौन सी होगी, तो वो होगा ईयर लोब, है ना। तो यहां से स्टार लगाकर लिख सकते हैं मोस्ट एक्यूरेट साइट फॉर प्लेसमेंट ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर। तो वो कौन सा होगा? ईयर लोब। क्यों? क्योंकि ईयर लोब के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरी का पूरा बेड पाया जाता है, पूरा बंच होता है, यहां पर हाईएस्ट ब्लड सप्लाई होता है। तो अच्छे से पूरा पता लगा सकते हैं। रियलिस्टिक एक्यूरेसी इनमें से सबसे बेस्ट होती है ना, वो कौन सी होती है? ईयर लोब की होती है। तो याद रखिएगा ईयर लोब सबसे मोस्ट एक्यूरेट है, और सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है? सबसे ज्यादा कौन सा होता है? दैट इज टोज पर, है ना। वही बात आती है जब हम साइनोसिस के बारे में देखें, तो यहां पर कौन सा? नेल बर्ड्स के बारे में पता लगा। यहां पर जब हमें टोज के ऊपर जब हमें पल्स ऑक्सीमीटर को जब प्लेस करेंगे, तो वही बात है, यहां पर अगर नेल पॉलिश अगर आया तो दिक्कत करेगा। आई बात समझ में? तो यहां से नेक्स्ट अगर अपन स्लाइड में देखेंगे तो रिमूव नेल पेंट, है ना, बाय द नर्स बिकॉज इट, है ना, जो बोल सकते हैं जो रेज है ना, जो भी पल्स ऑक्सीमीटर से जो रेज निकलती हैं वो पूरा का पूरा ब्लड कैपिलरी तक नहीं पहुंच पाती, है ना, बिकॉज
इट इंटरफेयर या डिस्टर्ब टू रीचिंग रेज टू दी ब्लड कैपिलरी। चलिए, एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है, हम जैसे एक बार लगा देते हैं, जैसे पल्स ऑक्सीमीटर को अपनी ड्यूटी अभी शुरू हुई, हमने लगाया और हम आकर बैठ गए नर्सिंग स्टेशन, ये गलत है। कितनी देर बाद में हम पल्स ऑक्सीमीटर होता है ना, जो प्रोब होता है, उसको जस्ट क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, है ना। यहां से हटा के इस पे लगा दिया, इस पे हटा के इस पे लगा दिया। एवरी 2 आवर के अंदर हम पल्स ऑक्सीमीटर प्रोब को अल्टरनेटिव क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, है ना। तो यहां से आएगा इन एवरी 2 आवरली अल्टरनेटिव चेंज the site of pulse oximeter। क्लियर है, प्रत्येक 2 घंटे के अंदर। और दूसरी बात है, डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सनलाइट अगर इसके ऊपर गिरी, इसकी वजह से सनलाइट के अंदर क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज। यहां पर अगर अल्ट्रावायलेट रेज है और इससे जो रेज निकल रही हैं, उनकी वजह से यहां पर जो रिकॉर्डिंग जो आएगी ना, जो रिजल्ट आएगा ना, वो फॉल्स आ सकता है। इसका मतलब यहां से क्या रखेंगे, प्रिवेंट डायरेक्ट एक्सपोज ऑफ सनलाइट, prevent direct expose of sunlight because it may cause false reading, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज पाई जाती, इसकी वजह से गलत रिजल्ट आ सकता है। आई बात समझ में। ये था हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर, उसकी साइट, और प्लस में रियल में पल्स ऑक्सीमीटर को चेक करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा, तो हम क्या क्या चेक करते हैं वो सारा था किसके अंदर, दैट इज नॉन इन्वेजिव मेथड। तो अरे नींद तो नहीं आ गई, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर बैठो, है ना। इसका मतलब है जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं और यदि नर्सिंग फाउंडेशन का टॉपिक हो ना, तो एनर्जी डबल हो जानी चाहिए, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू नहीं करेंगे, ऑन गोइंग है, इसी को आगे की तरफ बढ़ेंगे, है ना। यहां से हमने सबसे पहले किसके बारे में, वो एक आपने कहावत सुनी होगी कि जब हम 12th पास कर लेते हैं, है ना। मैं एक बात बताता हूं आपको, जैसे आप लोगों का अभी लाइफ का सफर कहां है, मतलब आप कौन सी स्टेज में खड़े हैं। जैसे बोल सकते हैं 12th पास किया, उसके बाद में सर नर्सिंग हो गई। नर्सिंग जब एडमिशन लिया तो घर वाले क्या सोचते थे, अब मेरा बेटा नर्सिंग करने लग गया, अब जल्दी से कमाने लगेगा और मुझे थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, होता है ना, ये एक आशा होती है। जैसे नर्सिंग कंप्लीट की, उसके बाद में उनका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है कि भाई नर्सिंग कंप्लीट करते 1 साल हो रहा है, बस जैसे नर्सिंग कंप्लीट की उसके बाद में अब ये कमाने लायक हो गया, अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूं, है ना। उनको क्या पता, रियल बेरोजगार तो हम अब बने हैं, पहले तो विद्यार्थी थे, अब हम बेरोजगारों की लिस्ट में शामिल हो गए। हमारा और अपना स्ट्रगल अब शुरू हुआ है, ठीक है। तो लाइफ का स्ट्रगल अभी आपका चल रहा है, वो दुनिया हमने भी देखी है। तो जो चीजें हमने फेस की है ना, हम नहीं चाहते कि वही चीजें आप फेस करो। जो दर्द हमने देखा है, उस पेन सिचुएशन को आप फेस ना करो। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, आप जहां भी पढ़ें, और मैं तो ये बोलता हूं, वो कंटेंट, वो प्लेटफॉर्म एकदम परिपूर्ण होना चाहिए, और इतना परिपूर्ण कि आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कहीं दूसरी जगह भटकने की रिक्वायरमेंट ना हो, आवश्यकता ना पड़े, जरूरत ना पड़े। क्लियर है। तो वहां से फिर हम सोचते हैं कि सर
कोचिंग करें, क्या करें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वहां पर जाएंगे, इतना अकोमोडेशन का लगेगा। फिर उसके बाद में देखते हैं कंटेंट कहाँ से आएगा, क्या ये कंटेंट बेनिफिशियल है, ऑथेंटिक है, क्या सामने खड़े जो टीचर हमको पढ़ा रहे हैं रियलिस्टिक में उतना लेवल मेंटेन कर पा रहे हैं जितना चाहिए। बहुत से डाउटेबल कंडीशन है, सबका एक ही जवाब है। अगर जीडीसी है ना तो इसका आंसर एक ही होगा, घबराने की बात नहीं है, फिकर नोट, टेंशन नहीं करना, सीधा केवल जो आपके सामने परोसा जा रहा है उसको तैयार करते रहना। और लास्ट में वो मंजर भी आएगा जब हमने 0 से शुरू किया था और हम 100 तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो बस ज्यादा नहीं सोचना, बस एक ही बात बोलूंगा, अपने जज्बे को बरकरार रखो, ठीक है ना। और हम उस दुनिया को भी देखेंगे जब आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम होगा और उस सिलेक्शन लिस्ट के नीचे एक छोटा सा नाम जुड़ा होगा आपके मन में। दुनिया के मन से अपने को क्या लेना है ना, आपके मन में नाम जुड़ा होगा कि सर एसके सर ने नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ाई, वहां से हमने पढ़ाई की है, जीडीसी नर्सिंग से हमने टोटल सब्जेक्ट्स की स्टडी की, बहुत बेनिफिशियल रहा। बस उतना ही मुझे चाहिए, इससे ज़्यादा मैं आपसे आशा नहीं करूँगा। बस इतना ही चाहिए मुझे कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ या समझाया हुआ मटेरियल आप इस तरीके से तैयार करो कि आपको दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हमने नॉन इन्वेजिव मेथड देखा, इन्वेजिव मेथड देखा, आगे चलें तो आगे कौन सा आएगा, अरे अभी तीसरा बच रहा है। इतना इमोशनल होने की कतई जरूरत नहीं है, हम तो हर क्लास में आपको ऐसी बातें बोलते हैं ताकि आप भटके हुए रास्ते से वापस लौट आओ और एक सही ट्रैक की तरफ जहां हम आपको ले जाना चाह रहे हैं ना वहां पर पहुंच सको, ठीक है। तीसरा मेथड है दैट इज इन्वेजिव मेथड। तीसरा कौन सा होगा, इन्वेजिव मेथड, ठीक है, ओके। जो इन्वेजिव मेथड होता है इसका मतलब क्या हो गया, बताया था ना, इन्वेजिव का मतलब होता है इंसिजन, सिरिंज वगैरह बॉडी के अंदर डालना, कट लगाना, कैविटी बनाना। इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी, यानी कि बॉडी टिश्यू बाहर से तो कुछ नहीं देखेंगे, अंदर से देखना है। और यहां से हम एक वर्ड में बोले ना, एक टेस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं एबीजी एनालिसिस। क्या बोलते हैं, एबीजी एनालिसिस, ठीक है ना। एबीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, है ना। यहां पर इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका एबीजी का मतलब होता है, एट्रियल मत लिख देना, थोड़ा सा अभी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चल भी रहा है तुम लोगों के एनाटॉमी में, इसलिए मैं बता रहा हूं। कभी गणेश सर की क्लास के फ्लो में यहां पर एबीजी का मतलब एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस नहीं आएगा बच्चों, यहां पर आएगा आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ठीक है, ओके। तो यहां से देखो, आर्टीरियल का मतलब सैंपल कहां से लिया जाएगा, आर्टरी से, और ब्लड के अंदर हम प्रत्येक गैस का सैचुरेशन चेक करेंगे कितना कम और ज्यादा है। आई बात समझ में, ये हो गया आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नॉन इन्वेजिव, इन्वेजिव और ऑब्जर्वेशन में से सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है ऑक्सीजन सैचुरेशन को चेक करने का, तो ये होता है दैट इज एबीजी एनालिसिस, है ना। तो यहां से नोट लगाकर आएगा, इट इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड, इट इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू डिटेक्ट ऑक्सीजन सैचुरेशन, है ना। और कौन है, एबीजी एनालिसिस। क्लियर है बच्चों, ओके। इंपॉर्टेंट चीज ये आती है सर, एबीजी एनालिसिस जब हम करते हैं ना तो एक कौन से पेशेंट पर कब कब करेंगे, तो याद रखिएगा जो कार्डियक पेशेंट है ना, इन कार्डियक पेशेंट के अंदर एबीजी एनालिसिस शुड बी डन इन एवरी या फिर आफ्टर
शुड बी डन आफ्टर एवरी 2 आवर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एबीजे एनालिसिस, जो पेशेंट कार्डियक पेशेंट है ना, जो कार्डियक पेशेंट होता है, कहां पर दिया, ये रहा, कार्डियक जो पेशेंट होता है ना, तो उसके अंदर हम एबीजे एनालिसिस जो अपन करते हैं ना, प्रत्येक 2 घंटे के अंदर हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, यदि अपन देखेंगे तो अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर है ना, यानी कि इन वेंटिलेटर पेशेंट, इन वेंटिलेटर पेशेंट एबीजी एनालिसिस should be repeat in every 8 hourly। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया यहां पर, है ना। वो क्या कि अगर कार्डियक पेशेंट है तो प्रत्येक 8 घंटे में, यानी कि एक दिन में 3 बार, 8 3 24, 24 घंटे में 3 बार। यदि कार्डियक पेशेंट है तो प्रत्येक 2 घंटे में, वेंटिलेटर पेशेंट है तो प्रत्येक 8 घंटे के अंदर हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक है। इसके बाद यदि अपन देखेंगे, सैंपल आर टेकन फ्रॉम आर्टरी। ठीक है, आर्टरी से सैंपल लेंगे। दूसरी बात, हेपेरिनाइज सिरिंज ऑलवेज यूज्ड। हमेशा हेपेरिनाइज सिरिंज यूज करेंगे, यानी कि उसको पहले हेपेरिन से फ्लश करना पड़ेगा सिरिंज को, क्योंकि क्लोट बन सकता है, तो एबीजी एनालिसिस का रियलिस्टिक रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। तो यहां से हेपेरिनाइज सिरिंज होना चाहिए, और कहां से लेंगे, आर्टरी से लेंगे। अब बात करते हैं कौन सी आर्टरी से, तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि साइट ऑफ सैंपल। ठीक है ना। यहां पर बहुत सारी आर्टरी होती हैं, जैसे एक तो हो गया कौन सा, रेडियल आर्टरी। ठीक है। दूसरा फीमोरल आर्टरी। ठीक है। और उसके बाद थर्ड वन आती है, उसको अपन बोलते हैं ब्रेकियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी कहां होती है, दैट इज रेडियल आर्टरी। ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी, दैट इज ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है ना, ये वाली। फीमोरल आर्टरी यहां पर पाई जाती है, यानी कि अपनी हिप जॉइंट के पास में, जहां से थाई बोन शुरू होती है ना, यहां पर फीमर के पास फीमोरल आर्टरी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन ये बनता है कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी एबीजी एनालिसिस के लिए तीनों में से, तो वो होगा रेडियल आर्टरी। ठीक है। और दूसरी अगर अपन बात करें, मोस्ट कॉमन साइट इन ओल्ड एज, तो होगा फीमोरल आर्टरी। क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर, है ना, किसी पेशेंट के अंदर यदि अगर अपन बात करें, जैसे फिस्टुला होता है ना, जैसे हीमोडायलिसिस का पेशेंट है, उसके अंदर अपन ग्राफ्ट और फिस्टुला बनाते हैं, वो है, या फिर अपर लिम्स का एम्पुटेशन हो चुका, तो हम उसके अंदर कौन सी साइट यूज करेंगे, है ना, कि इन अपर लिम्स एम्पुटेशन, या तो इन अपर लिम एम्पुटेशन, या फिर ग्राफ्टिंग और फिस्टुला। विच साइट आर यूज्ड फॉर एबीजी एनालिसिस सैंपल। ठीक है ना, कौन सी साइट को हम यूज करते हैं। अरे जब अपर लिम्स का एम्पुटेशन कब होता है, कट करके हटा देना, जब हाथ ही गया तो ब्रेकियल भी गया और रेडियल भी गया।
ठीक है ना। दूसरी बात यह है, यहां पर अगर फिस्टुला या फिर ग्राफ्टिंग बना दिया, ये वाली साइड तो यूज नहीं करेंगे, तो फिर लोअर लिम्स की तरफ जाएंगे और लोअर लिम्स की तरफ होता है फीमोरल। इसका मतलब है यहां पर इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज फीमोरल। आई बात समझ में। वहां पर हम फीमोरल आर्टरी के द्वारा क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। तो ये था यहां पर मोस्ट कॉमन साइड, दैट इज रेडियल हो गया। और ओल्ड एज के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा होगा, दैट इज फीमोरल। अगर अपर साइड से अगर ब्लॉकेज है तो हम कौन सा लेंगे, फीमोरल आर्टरी। ठीक है, ओके। इसके बाद यदि अपन देखते हैं, जब एबीजी सैंपल लेते हैं ना, उससे पहले हम अल्नर आर्टरी की पेटेंसी को चेक करने के लिए टेस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं एलन टेस्ट। क्या बोलते हैं, एलन टेस्ट। यानी कि बिफोर टेकिंग सैंपल फ्रॉम रेडियल आर्टरी वी चेक पेटेंसी। और पेटेंसी का मतलब क्या होता है, पेटेंसी का मतलब होता है उसकी लेवल, है ना। पेटेंट इसका मतलब प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, प्रॉपर ओपन है या नहीं है, प्रॉपर कंपिटेंट है या नहीं है, अपना काम अच्छे से कर रही है या नहीं कर रही है। टू चेक पेटेंसी ऑफ अल्नर आर्टरी नर्स शुड कंडक्ट एलन टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं, एलन टेस्ट। और एलन टेस्ट के अंदर टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है, टाइम ड्यूरेशन दैट इज अबाउट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, है ना। मैं यहां पर आपको डेमो देकर दिखा देता हूं 1 सेकेंड के लिए। देखो ये है, यहां पर रेडियल, यहां पर अल्नर, दोनों के द्वारा हम सप्लाई करेंगे तो किसको सप्लाई होगी, पाम को। अब यदि रेडियल आर्टरी से हमने सैंपल लिया और बाय द वे अगर अल्नर आर्टरी ब्लॉकेज हुआ पहले से, कई व्यक्तियों में होता है नॉर्मली, रेडियल आर्टरी से हमने सैंपल लिया तो इसको तो हमने पंचर कर दिया, और अल्नर आर्टरी पहले से अगर ब्लॉकेज है तो आगे की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो इस कंडीशन में पूरे एरिया के अंदर साइनोसिस हो जाएगा, आगे जाकर पूरे के अंदर साइनोसिस होगा, नेक्रोसिस होगा, टिश्यू डिजनरेशन होगा और गैंग्रीन हो गया, पूरा एकदम नेक्रोटाइज हो गया ना। इस कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एलन टेस्ट रेडियल आर्टरी से सैंपल लेने से पहले हम इसकी पेटेंसी को चेक करते हैं। अल्नर आर्टरी कहां पर दिया हुआ है, ये दिख रहा है, अल्नर आर्टरी की पेटेंसी को चेक किया जाता है। और उस टेस्ट का नाम क्या है, एलन टेस्ट। तो इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये ओपन है क्लोज है वो पता लगाने के लिए हम सबसे पहले यहां से इसको अच्छे से दबाते हैं। दबा लिया, अब यहां से देखो रेडियल और अल्नर दोनों आर्टरी को हमने प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद में जैसे अपन ने लगभग 10 से 15 सेकंड के बाद में, है ना, 10 से 15 सेकंड मिनिमम है, 20 to 30 सेकंड मैक्सिमम तक जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे कि थोड़ी देर में अबाउट 30 सेकंड के अंदर ही ये बिल्कुल एकदम डार्क और ब्लू होने लग जाता है। क्यों, क्योंकि आर्टरी की ब्लड सप्लाई रोक दी ना, तो आगे यहां पर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होगा, हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाता है और साइनोसिस होता है। जैसे ही होगा, अब क्या करते हैं, अब हमें रेडियल को तो दबा का दबा रहने देते हैं यहां पर, है ना, उंगली को तो यहीं रखेंगे, ये देखो, और हम जो थंब वाला है ना, यहां पर कौन सी अल्नर आर्टरी है ना, इसको उठाएंगे, इसके ऊपर प्रेस है, अंगूठे को उठा लिया। जैसे अंगूठे को उठाया है तो ये वाली आर्टरी का ब्लड यहां पर गया। इसका मतलब तो देखो दोबारा समझाता हूं, यहां से प्रेस किया, दोनों को प्रेस किया, 30 सेकंड के बाद में ये जब ब्लू हो जाता है, इसको जैसे रिमूव किया तो इसको रिमूव करते, अब इस कंडीशन में क्या है, अल्नर आर्टरी तो क्या है, एकदम दबी हुई है, और रेडियल आर्टरी तो दबी हुई है। अल्नर आर्टरी से अगर ये ओपन होगी तो ब्लड जाएगा पाम की तरफ, पाम में ब्लड गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वापस से वही ब्राइट रेड हो जाएगी। इसका मतलब यहां से साइनोसिस दूर हो जाएगा। इसका मतलब मेरी रेडियल आर्टरी के द्वारा सैंपल ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि अल्नर आर्टरी इस कंडीशन में प्रॉपर काम कर रही है, ओपन है। तो इस टेस्ट से हमने क्या चेक किया, हमने चेक किया
रेडियल और अल्नर आर्टरी प्रॉपर ओपन है या क्लोज है। ये हो गया। दूसरी बात, यहां से अगर अपन देखेंगे ना तो कितनी देर बाद में चेक करेंगे, लगभग 6 से 7 सेकंड के अंदर ये पूरा का पूरा वापस से ब्राइट रेड हो जाएगा। अगर 6 से 7 सेकंड के बाद में अगर कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ब्लॉकेज है, हम यहां से सैंपल नहीं लेंगे। इसको हम बोलते हैं एलन टेस्ट, जो कि 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाता है। आई बात समझ में? इसी को अपन बोलेंगे। तो पेटेंसी किसकी चेक की है? दैट इज अल्नर आर्टरी। और सैंपल कौन सा लेंगे? रेडियल आर्टरी से। टेस्ट कौन सा करते हैं? एलन टेस्ट। कितने सेकंड के अंदर देखेंगे? 30 सेकंड में। और उसके बाद जैसे ही खोला तो वापस से कलर वापस आ जाएगा एकदम ब्राइट रेड। वो कितने सेकंड में? वो 6 से 7 सेकंड के अंदर अपन देख लेंगे। इस दौरान यदि अपने को सैंपल लेना है रेडियल आर्टरी से तो हेपेरिनाइज सिरिंज मस्ट बी यूज। क्लियर हो गया? ये था एबीजी एनालिसिस। क्लियर है? ओके। इसके बाद यदि अपन देखेंगे नॉर्मल जो पैरामीटर होता है ना, नॉर्मल रेंज होती है ना, वो अपन देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात है एबीजी एनालिसिस के अंदर अपन ब्लड की 4 चीजें देखते हैं। एक तो होता है पीएच, वो कितना होगा? 7.35 टू 7.45 है ना, एग्जैक्ट 7.4 हो गया। इसके बाद यदि अपन देखेंगे कि यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो होता है 80 to 100% है ना, सैचुरेशन। इसके बाद पी CO2 यदि अपन देखेंगे तो वो होता है 35 से और 45 है ना, 35 से 45। ये mm ऑफ Hg है, ये mm ऑफ Hg। क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद यदि अपन देखेंगे तो SCO3 माइनस यानी कि बाइकार्बोनेट वो होगा 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। आई बात समझ में? तो ये यहां पर याद रखना 4 पैरामीटर जो अपन देखते हैं ना, एक तो पार्शियल प्रेशर कितना होता है ऑक्सीजन का वो देखेंगे, और एक CO2 का कितना होता है वो देखेंगे। इसके अलावा पीएच कितना होगा और बाइकार्बोनेट का वैल्यू कितना होता है। ये नॉर्मल रेंज पाई जाती है। ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में? एबीजी एनालिसिस के बारे में। अब यहां पर यदि अपन देखते हैं नॉर्मल, यहां से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा। नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होगा? वो होता है मोर देन 95%। क्लियर है? मोर देन 95%। अगर अपन बात करें कि व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति सीओपीडी का पेशेंट है, किसका? सीओपीडी, तो उसका नॉर्मल कितना होगा? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का अगर कोई पेशेंट है तो कितना होगा? तो यहां पर इन सीओपीडी पेशेंट नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन तो वो होगा यहां पर 88 to 92%। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 88 to 92%। क्लियर है? ओके। इसके बाद यदि किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन, इफ ऑक्सीजन सैचुरेशन इज बिकम्स लेस देन 86%, देन क्या करेंगे? देन इन्फॉर्म टू डॉक्टर, डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। अगर 86 से कम हो रहा है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। और यदि किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन सैचुरेशन इज बिकम्स कितने से कम? लेस देन 60%, इस कंडीशन को हम बोलते हैं देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी। ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी, ये 4 टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सीओपीडी वाले के अंदर कितना होता है? नॉर्मली 88 to 92%। ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल बॉडी में कितना होता है? 95 से अबाउ। और ऑक्सीजन सैचुरेशन कितने से कम होने पर? 86 से कम होने पर अपन क्या करते हैं? डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और यदि किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 60 हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी। तो यहां से हमने देखा, आपने पहले भी देखा होगा, ऑक्सीजन इनहेलेशन का मेथड नंबर 2 हमने देखा कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसे देखते हैं। 3 मेथड मैंने बताए। 3 मेथड के अंदर सबसे पहला मेथड होता है कौन सा? ऑब्जर्वेशन, जिसके अंदर अपन चेक करेंगे सिम्टम्स के अकॉर्डिंग,
इसके बाद में दूसरा मेथड अगर अपन देखेंगे नॉन इन्वेजिव, तो वो पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा अपन चेक करते हैं। और तीसरे मेथड की यदि अपन बात करें तो वहां पर आता है तीसरा मेथड, दैट इज इन्वेजिव, यानी कि एबीजी एनालिसिस। ठीक है, तो आई होप ये कंटेंट आज की क्लास इंपॉर्टेंट थी, बहुत सारे बेसिक 1 बाय 1 हमने क्लियर किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमें ऑक्सीजन थेरेपी का पार्ट नंबर 3, तो देखो इस क्लास को कंप्लीट करने से पहले अब से जो लास्ट 1 क्लास है उसको देखो, उसके बाद इसको असेस करो। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम कौन कौन से होते हैं, मास्क, कैनुला, कैथेटर वगैरह, सीपैप, बाईपैप वगैरह, है ना, हुड मेथड क्या होता है, सारी चीजों के बारे में ब्रॉडली डिस्कशन करेंगे। तीसरी क्लास लास्ट 1 ऑक्सीजन इनहेलेशन का पार्ट नंबर 3 और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अच्छे से पूरा एकदम डीपली तक इसके नोट्स प्रिपेयर करो, अच्छे से इनको रिवाइज करो और अपने आप को एकदम अपडेटेड यानी कि बिल्कुल एकदम रेडी रखिए, ताकि नेक्स्ट क्लास आए नोट्स लिखे और रिवीजन किया और हमारा नॉलेज एकदम बूस्टअप हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक बहुत अच्छे से एकदम अपने आप को खुश मस्त स्वस्थ रखिए, पढ़ाई को मेंटेन करते रहिए, जीडीसी नर्सिंग परिवार के साथ बने रहिए। और हाँ देखो, अगर ये क्लासेज आपको लग रहा है कि सर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारी चीज़ें एकदम बिना कोई ओब्स्ट्रक्शन के विद शेड्यूल अच्छे कंटेंट और बेहतरीन तरीके से यदि आप तक पहुँच पा रही हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप क्लास को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, आपके जो भी फ्रेंड सर्किल, कॉलेज वगैरह जितनी भी ग्रुप है उनके अंदर शेयर करें, ताकि ये नॉलेज उन तक भी बराबर डिलीवर हो सके, तो उनका भी बेनिफिट हो सके। इसके अलावा अगर ये क्लास रियल में, अगर मन से बोल रहा हूं, अगर अच्छी लगती है तो इस जो भी ये वीडियो है, जो भी ये क्लास जो आपने देखी है, इसको लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि दूसरी बार क्लास आएगी तो पता नहीं लगेगा। आज तो ठीक है बाय मिस्टेक आ गई, अगली क्लास में पहले ही तैयार रहे, इसलिए पहले चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और यदि इससे रिलेटेड प्रीवियसली नोट सेट के कोई क्वेश्चन वगैरह देखने हो कि अब से पहले नोट सेट के क्वेश्चन कौन कौन से हैं, इसके अलावा एक वीकली टेस्ट सीरीज भी होती है जो कि सैटरडे को अवेलेबल करवाई जाती इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। जो भी क्लासेज यहाँ पर होती हैं उसकी वीकली टेस्ट सीरीज सैटरडे को प्रोवाइड करवाई जाती है। तो सभी बच्चों को मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, सैटरडे को शाम को आप वीकली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, है ना, और उसके बाद नेक्स्ट डे इवनिंग के अंदर संडे को आपको उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा वीडियो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है ना, वहां पर भी डाउट नहीं रहेगा। पहले आप खुद को टेस्ट करो, फिर कोई गलती होगी, कोई मिस्टेक होगी, उसको दूर करने के लिए हम उसका एक्सप्लेनेशन का कंप्लीट वीडियो क्लासेज भी आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर जाकर और वहां पर जैसे आप बैचेज आइकॉन के ऊपर जाएंगे तो वहां पर आपको वीकली टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिलेगा, आप वहां पर बैच कोड डालकर और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए जीडीसी नर्सिंग परिवार के साथ और अपनी नॉलेज को बूस्ट करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।